हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शून्य की भूमिका के बारे में, जो कि क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट परिमेय संख्या है। उन्हीं परिमेय संख्या में आज इस वीडियो में हम जानेंगे शून्य की भूमिका के बारे में, और ये जो है पार्ट 4 है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निम्नलिखित पे विचार कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 + 0 = 0 + 5 बराबर होगा 5। कह रहा है शून्य का पूर्ण संख्या में जोड़। -5 में जब 0 को जोड़ा तो वही फिर से 0 + -5 किया, फिर भी यहाँ पे -5 आया। ये शून्य का पूर्णांक में जोड़ है। आगे है -5/4 प्लस में 0, फिर वही 0 को पहले लिख के और इसको जोड़ा, तो कह रहा है शून्य को परिमेय संख्या में जोड़। यानी कि ये जो है ये परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। कह रहा है उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय में जब 0 जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या हो जाए, पूर्णांक संख्या हो या फिर परिमेय संख्या हो, इसमें हम जब 0 को जोड़ेंगे तो हमेशा उसका जो आंसर है वही आ जाएगा। यानी कि जो जैसे 5 में अगर 0 जोड़े तो 5 ही उसका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया a + 0 = 0 + a = a, फिर b + 0 = 0 + b = b, c + 0 = 0 + c = c, जो कि परिमेय संख्या, पूर्णांक परिमेय संख्या। अब यहाँ पे है क्या कह रहा है, इस प्रकार उपयुक्त सभी संख्याओं के योग के लिए शून्य एक योज्य तत्समक कहलाता है। अगर पूछेगा योज्य तत्समक क्या है तो बोलेंगे शून्य। यानी कि शून्य को जब जोड़ते हैं तो अगर वही संख्या आ जाएगा उसे कहेंगे योज्य तत्समक। जैसे 5 में अगर 0 को जोड़ें तो उसका आंसर हो जाएगा 5 योज्य तत्समक में। इस तरह से कह रहा है एक की भूमिका। एक की भूमिका क्या, उनके बारे में समझते हैं। पहले कह रहा है 8 × 1 बराबर हो गया 1 × 8 = 8, यानी पूर्ण संख्या का 1 के साथ गुना। -2 × 1 = 1 × -2 = -2, ये पूर्णांक संख्या में 1 का गुना। उसके बाद 3/5 × 1, ये हो गया परिमेय संख्या में 1 का गुना। ठीक, जब हम 8 में 1 से गुना किया तो वही आया, फिर -2 में गुना किया तो वही आया, -3/5 में गुना किए 1 से तो वही आया। कह रहे उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या में जब 1 से गुना करते हैं तो फिर गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। इस प्रकार एक गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक में क्या है, 1 से गुना करेंगे, और योज्य तत्समक में क्या है, 0 को ऐड करते हैं। यानी कि गुणात्मक तत्समक में 1 होना चाहिए और योज्य तत्समक में क्या कहते हैं 0। यानी कि 0 अगर जोड़ेंगे उन सब में तो योज्य तत्समक, अगर 1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। अब देखते हैं योज्य प्रतिलोम के बारे में। यहाँ पे कह रहा है पूर्णांकों को अध्ययन करते समय आपने पूर्णांकों के ऋणात्मक पाए हैं। यानी कि ऋणात्मक मतलब हो गया माइनस पाए हैं। तो 1 का ऋणात्मक क्या है, यह -1 है, क्योंकि 1 + -1 = -1 + 1 = 0, अतः -1 का ऋणात्मक होगा या 1 होगा। इस प्रकार 2 + -2 बराबर हो गया -2 + 2 = 0। ये जो इसको पहले लिख दिया फिर इसको बाद में लिया, तो -2 एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे 3/2 प्लस में है, फिर -3/2 बराबर -3/2 + 3/2, एक प्लस में 3/2 एक माइनस में 3/2, दोनों कटेगा तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे है ऊपर के उदाहरणों में दोनों संख्याओं का योग शून्य है। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं। अब इसमें हम समझेंगे कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, कि जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका जो है मान 0 आना चाहिए। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल को समझते हैं। जैसे -2 प्लस में 2 जोड़े तो बराबर हो गया 0, तो इसी कहेंगे योज्य प्रतिलोम। जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए, उसी को कहेंगे योज्य प्रतिलोम। जैसे -2/5 प्लस में है 2/5, तो एक है माइनस में एक है प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। ये हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि दोनों कटने के बाद 0 आना चाहिए। योज्य प्रतिलोम में वही कह रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 जैसे लिखे, 2 का योज्य प्रतिलोम, 2 का योज्य प्रतिलोम इस तरह से है। तो 2 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2। ऐसा क्यों, ताकि जब 2 और यहाँ पे 2 और -2 को जब जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 और -2 को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 0। कैसे, जैसे 2 है, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 का 2 बराबर 0। एक प्लस में माइनस है ये और एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल होगा तो 0 के बराबर चला आएगा। ये हो गया आंसर। यानी कि 2 का जो योज्य प्रतिलोम है वो -2 होगा। अगर बोलेंगे
5 का योज्य प्रतिलोम, 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5, इस तरह से। आगे देखते हैं, जिससे -5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस में 5। कह रहा है किसी भी संख्या c/d के लिए c/d प्लस में -c/d, यानी किसका भी मतलब एक बार समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे 2/5 है, अब फिर से यहाँ पे प्लस माइनस 2/5 है, फिर इसी को लिख दिया -2/5 प्लस में 2/5। ये भी कटेगा तो 0 के बराबर आएगा, ये भी कटेगा तो 0 के बराबर आएगा। कैसे? जैसे 2/5 है, 2/5 ही रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा -2/5। एक प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल होके 0 के बराबर चलाएगा। तब यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि c/d का योज्य प्रतिलोम -c/d तथा -c/d का योज्य प्रतिलोम c/d है। अब हम ये तो समझ गए कि योज्य प्रतिलोम में क्या है, कि योज्य प्रतिलोम का कंडीशन यही है कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। ये था योज्य प्रतिलोम का कंडीशन। अब हम आगे देखते हैं व्युत्क्रम तथा गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है उनके बारे में समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। पहले कह रहा है 2 गुना 1/2, इससे ये दो कैंसिल तो बचेगा 1। 3/2 गुना 2/3, इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा तो बचेगा 1। -5 और -5 कट जाएगा, -2 मतलब 2 और 2 कटेगा तो बचेगा 1। यानी कि जब भी मतलब व्युत्क्रम कहें या फिर गुणात्मक प्रतिलोम कहें, यानी कि गुणा करने के बाद जो कटने उठने के बाद जो है एक आंसर आना चाहिए, यानी गुणा करेंगे तो एक आंसर आना चाहिए। कह रहा है उपयुक्त उदाहरणों में प्रत्येक का गुणनफल 1 है। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती है। यानी कि इसका जो मेन पॉइंट है आप यहाँ से यहाँ तक लिख भी सकते हैं। कह रहा है जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे 2 का व्युत्क्रम का बात करें तो 1/2 व 1/2 का व्युत्क्रम 2। इसी प्रकार -5/2 का जो व्युत्क्रम की बात करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और माइनस वाला 5 नीचे आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? शून्य का जो व्युत्क्रम है शून्य ही रहेगा या फिर उसका व्युत्क्रम होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों है, अगर उसमें अगर हम गुना करेंगे 1 से तो उसका मान जो है 0 ही होगा। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कह रहा है 0 1 है कि नहीं, 0 गुना करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि इसका व्युत्क्रम नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जब व्युत्क्रम होगा तो 1 आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आता बल्कि 0 ही आता है। इसलिए तो कह रहा है जिसे शून्य से गुना करने पर 1 प्राप्त हो, अतः शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है। यानी कि शून्य का जो है कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। कह रहा है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या a/b दूसरी परिमेय संख्या b/a का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। अब गुणात्मक प्रतिलोम का यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि लिखा हुआ a/b गुना b/a बराबर हो जाएगा 1। कैसे हो जाएगा? इससे ये भी कट जाएगा, ए से ए ये कट जाएगा, बचेगा 1। अब आगे देखते हैं। तो आगे है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरण नियम। अब सबसे पहले हम इसको अपनी तरीके से पहले वितरण नियम के बारे में समझ लेते हैं। वितरण नियम क्या होता है और कैसे होता है उनके बारे में भी। वितरण नियम, वितरण नियम कहने का मतलब हुआ बांटने वाला नियम। वितरण नियम कहने का मतलब हुआ बांटने वाला नियम। अब कैसे बांटने वाला नियम होगा उनके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिए 2, यहाँ फिर है 2 + 3, इस तरह से क्वेश्चन है। तो करना क्या है हमको, इस 2 से इसके साथ गुना करेंगे, फिर इस 2 से इसके साथ गुना करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर 2 गुना 3 करेंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 4 प्लस 2 गुना 3 हो जाएगा 2 3 6। अब इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10। ये था इसका पहला तरीका वितरण नियम का। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं पहले वितरण नियम को। जैसे यहाँ पे 2 + 3 है, यहाँ पे 4 + 3 इस तरह से लिए। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए ये जो 2 है इसको पहले लिख लेंगे इस तरह से बराबर देके, और इस ब्रैकेट वाले को यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे। यानी कि इसका 2 लिए और ये ब्रैकेट को यहाँ पे, ये बीच में +3 है तो +3 को यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 4 + 3 इस तरह से लिख दिए। हमें करना क्या है, इसका गुना करेंगे, 4 दूना 8 प्लस 2 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, 3 गुना 4 करेंगे तो 4 तिया 12 प्लस 3 गुना 3 करेंगे तो 3 तिया 9, 8 6 हो गया 14, 12 और 9 तो 12 8 20, 1 21 हो जाएगा ये। आगे देखते हैं 1 और 4 हो गया ये 5, 2 1 3, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से वितरण नियम है।